और एक खुशखबरी लेकर आए हैं आपके लिए, खास तौर पे बच्चों के लिए, और ऐसे बच्चों के लिए जिनका एम्बिशन था, जिनका सपना था कि वो भी पायलट बने, ऊंचाइयों को छुएं, एक कमर्शियल एयरलाइनर को उड़ाएं। लेकिन अगर साइंस नहीं ली थी तो सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए खुशखबरी है कि अब पायलट का करियर और साइंस नहीं रही है बैरियर। अब साइंस ज़रूरी नहीं है पढ़ना। अगर आपने 10th के बाद कोई और स्ट्रीम भी ली है तो आप पायलट बन सकते हैं। जी हाँ, आइए बताते हैं कि हुआ क्या है और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि कैसे ये सफ़र अब पूरा होगा। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता में बदलाव होने जा रहा है। पायलट बनना अब आसान हो जाएगा। क्या बदलाव होने जा रहा है? तो अब 12वीं में साइंस मैथ्स ज़रूरी नहीं रहेंगे, वरना 12th या पीसीएम से यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आपको 12th अगर आपने की हो तभी आप पायलट बन सकते थे, तभी आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकते थे। वो अब ज़रूरी नहीं रह गया है। डीजीसीए ने सरकार के पास एक सिफारिश भेजी है। सरकार का अब इस पर अनुमोदन आना है, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी की बात है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए, जिनके एग्जामिनेशन आपको पास करने पड़ते हैं पायलट बनने के लिए, आगे ट्रेनिंग करने के लिए, और अब वो कह रहे हैं कि 12th तक मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। और सरकार से जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी बदलाव लागू हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी एक फॉर्मल प्रोसेस का हिस्सा है, सिफारिशें भेज दी गई हैं। फ्लाइंग स्कूल में तय की जाएगी काबिलियत। मतलब अब वो रोड़ा अटक गया, जो अटका हुआ था वो दूर हो गया, और अब फ्लाइंग स्कूल में आप कितना अच्छा जहाज उड़ाते हैं, आप कितना उस स्किल सेट को अडॉप्ट कर पाते हैं, आप कितने अच्छे पायलट है बाय स्किल्स जहाज को उड़ाने के लिए, वही आपकी काबिलियत का पैमाना होगा। यानी अब किसी भी स्ट्रीम का बच्चा पायलट बन सकता है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं, क्योंकि ये तो एक बात हो गई कि आप किसी भी स्किल सेट के साथ पायलट बन सकते हो, लेकिन पायलट बनने का सफ़र कितना आसान, कितना कठिन, क्या क्या करना होता है, कैसे आप पायलट बनेंगे, कितनी रिक्वायरमेंट है, एज ए जॉब ये कितना ल्यूक्रेटिव है। ग्लैमरस तो है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अंदर की और चीज़ें हैं जो जानना ज़रूरी है। तो आज उस पर भी बात होगी, और ये बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो खास मेहमान, एयर इंडिया के पूर्व ईडी जितेंद्र भार्गव साहब, और साथ हैं एमपी फ्लाइंग क्लब के चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कैप्टन मंदार महाजन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो एक प्रतिक्रिया मैं आप दोनों से लूं। भार्गव साहब, एक बहुत समय से ये डिमांड थी कि ये चीज़ हटा ली जाए, इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इट्स अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हमको देखना है कि कैसे एविएशन इवॉल्व हुआ है। आज से 30 साल पहले चलिए, आपके कॉकपिट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट हुआ करती थी, बहुत कुछ मैनुअली किया जाता था। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन कॉकपिट में हुआ। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग तो भूल भी गए होंगे कि हम पहले कॉकपिट में एक फ्लाइट इंजीनियर भी होता था, तो ये सब मदद करने के लिए होते थे। लेकिन अब क्योंकि सब कुछ एकदम कंप्यूटराइज मोड के ऊपर है, तो ये रिक्वायरमेंट कि हमको कैलकुलेशन करने के लिए साइंस का ज्ञान होना चाहिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। इट्स अ पॉजिटिव स्टेप जो डीजीसीए और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लिया है, क्योंकि ये तो बात सबको मालूम है कि एयर इंडिया ने 570 हवाई जहाज ऑर्डर किए, इंडिगो ने भी बहुत सारे हवाई जहाज ऑर्डर किए, कि पायलट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। अब व्हाई शुड देयर बी अ कंस्ट्रेनिंग फैक्टर कि मेरे को पायलट बनना है, मेरे पास सारे स्किल्स भी हैं, मैं ट्रेनिंग भी ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि मेरे पास साइंस नहीं थी जब मैंने 12th की, तो इसलिए मेरे को डीबार किया गया है। तो इन माय ओपिनियन एक अच्छा डिसीजन है, फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन है, कोई परेशानी नहीं होनी एज फार एज एयर सेफ्टी इज कंसर्न, और ज्यादा लोगों को मौका मिलेगा। we'll be able to get the best candidates। जब सिलेक्शन होता है कि 1000 पायलट को लेना है, 10,000 पायलट में से चुनना है, you'll naturally pick up the best। राइट। तो कैप्टन मंदार, आपकी प्रतिक्रिया, और क्या ये जो अगर 2 साल अगर आपने साइंस मैथ्स नहीं पढ़ा तो कोई फर्क पड़ जाएगा उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं खुद जब मेरा सीपीएल हुआ, मैं साइंस बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। Okay. ये रूल जो चेंज हुआ ये 93 में हुआ था, और उससे पहले जितने पायलट्स बनते थे वो सारे डिफरेंट स्ट्रीम्स लाइक आर्ट्स, कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स, व्हाटएवर। अच्छा, ओके। तो मुझे नहीं लगता कि ये जरूरी था। और अगर हम इंटरनेशनल से भी इसको कंपेयर करें, तो अगर आईकाओ को हम देखते हैं, क्योंकि इंडिया इज अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ऑफ आईकाओ, सो आईकाओ में भी ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस हमको नहीं मिलते हैं जिसमें 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स फॉर क्वालिफाइंग एज अ कमर्शियल पायलट यू हैव टू हैव।
तो फिर बहुत कैप्टन अच्छा साहब ये स्टेप लाया है क्यों ये। गया मैं था भी ये रूल, मतलब कोई खास, आपने कहा 93 में ही आया, कोई खास कारण था आई इसे थिंक इंट्रोड्यूस करने इसका इसका जवाब भार्गव साहब ने दे दिया कि जैसे उस समय के एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और आज के एयरक्राफ्ट सिस्टम्स में जमीन आसमान का अंतर है। का? ओके। एक हमारे पायलट्स में जो हमेशा बात होती है, एक डेड रेकनिंग की बात होती है। डेड रेकनिंग का मतलब मैं आपको अगर मोटे तौर पे समझाऊं तो कई ऐसे प्रश्न जो इन एयर स्पीड कैलकुलेशंस हुए, एस्टिमेट कैलकुलेशंस हुए हैं, ये मेंटल डीआर से किए जाते हैं। हम्म, तो शायद उस समय ये सोच रही होगी कि एयरक्राफ्ट उतने इक्विप्ड नहीं थे। तो ओके। उसमें जितना एयरक्राफ्ट आज हमारे इक्विप्ड है, हम्म, मैक्सिमम जॉब तो हमारा एयरक्राफ्ट ही कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयरबस 320 की हम बात करें, इट्स कॉल्ड फ्लाई बाय, इट्स फ्लाई बाय वायर सिस्टम। मतलब वी हैव बिकम मोर ऑफ अ मैनेजर्स रादर देन पायलट्स, इफ आई एक्चुअली टॉक इन अ वेरी रॉ वे। तो हम्म, उस समय के जहाज वैसे नहीं थे। इफ यू टॉक ऑफ 737-200 हैं, या उस समय जो एयरक्राफ्ट थे MD-11 थे, MD-10 थे, या लॉकहीड मार्टिन्स के जो एयरक्राफ्ट थे, एवियोनिक्स और सिस्टम्स उतने डेवलप नहीं थे। सो ओके। ऑब्वियसली पायलट का इन्वॉल्वमेंट उस समय ज्यादा हुआ करता था। और जैसे भार्गव साहब ने बोला कि इंजीनियर भी ऑन बोर्ड उस समय ट्रैवल किया करते थे। अब इंजीनियर ऑन बोर्ड क्यों ट्रैवल किया करता था? तो हम्म, उसके वो इसलिए ट्रैवल किया करता था क्योंकि पीछे काफी सारी चीजें ऐसी होती थी जो पायलट को असिस्ट करने के लिए इंजीनियर उसकी मदद करता था। राइट। इवन इन केस ऑफ इमरजेंसीज वगैरह भी थ्रॉटल के जो सेटिंग्स हैं या कॉल आउट्स हैं, वो काफी चीजें इंजीनियर पायलट्स को नहीं, सही उसमें कह रहे हैं असिस्ट आप, किया क्योंकि करता हम था। पुरानी मूवीज वगैरह देखते हैं तो उसमें भी एक वो हाँ दो जी, पायलट्स के पीछे एक तीसरा बंदा और होता है, एंड ही इज इंजीनियर एंड डूइंग बिल्कुल, सम स्टफ इन द कॉकपिट, तो बिल्कुल सही। एब्सोल्युटली, राइट। भार्गव जी साहब, बिल्कुल। ऐसे में ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब जबकि ये बैरियर हट गया है, इट मींस आपकी रिक्वायरमेंट है इस समय क्या है, इंडियन एविएशन का मार्केट, कितने पायलट्स हैं इस समय हमारे पास, कितने की रिक्वायरमेंट है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं सवाल क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो जानना चाहेंगे कि एज ए कैरियर अब उनके लिए कितना बड़ा रास्ता खुल गया है। देखिए, दो चीजों को देखिए। एक, नंबर वन, कितने हवाई जहाज अभी ऑर्डर पे हैं और क्या वार्षिक इंडक्शन होगा प्लेन्स का। फिर इसमें से डिस्काउंट कीजिए जो कि रिटायर पायलट्स रिटायर होते हैं उनके बारे में, तो हमारी डिमांड काफी है। स्वाभाविक है कि लोग पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं, CPL लाइसेंस की ट्रेनिंग लेते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब ज्यादा मात्रा में लोग होंगे तो आपको जेन्युइन लोग होंगे। देखो, आज से 40-50 साल 30 साल पहले जो पायलट्स आया करते थे ना, वो पैशनेट फ्लायर्स थे। इट वाज नॉट ए वोकेशन, ये जॉब नहीं माना जाता। वो बड़े पैशनेट फ्लायर होते थे, मेरे को पायलट बनना, फ्लाई करूंगा, दुनिया के देशों में घूमूंगा, एक्सेट्रा। लेकिन अब ये वोकेशन बन गया, एक नौकरी टाइप बन गई है। तो जरूरी बात है कि ज्यादा लोग प्लान करते हैं कि मेरे को अगर इंजीनियर बनना है, अगर मेरे को इस सर्विस में जाना है, कंप्यूटर करना है, ये करना है, क्या करना है, तो ऐसे ही एक पायलट की स्ट्रीम है। जैसे कि हम सब जानते हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वुमेन पायलट्स हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा वुमेन पायलट्स हैं दुनिया में। तो जब ये साइंस की एक क्राइटेरिया निकल जाएगा और आपके पास में पायलट की ट्रेनिंग करने वाले हों, तो जरूरी बात है वो ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे। और क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस काफी टफ होता है, तो स्वाभाविक है कि आपको ये क्वालिफिकेशन काम नहीं आती। आपकी जो स्किल होता है, जो आपने एक्वायर किया पायलट ट्रेनिंग के अंदर में, सिमुलेटर की ट्रेनिंग के अंदर में, वो सब काम आता है भविष्य के लिए कि आपको कैसे कैरियर ग्रोथ होगा। इंडिया, जैसे कि सब जानते हैं, डोमेस्टिक मार्केट में वी आर द थर्ड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर अमेरिका एंड चाइना। इंटरनेशनल में हम काफी कभी भी डबल फिगर के ऊपर में है, लेकिन ग्रोथ है। अब जब जैसी पायलट्स की ग्रोथ होगी, और यहाँ पे ना एक प्लेन के लिए 6 to 8 सेट्स ऑफ पायलट्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर आपने 1000 प्लेन ले रहे हैं, तो आपके पास में, आप सोचिए, अगर 8 सेट्स माने जाते तो 16 पायलट की रिक्वायरमेंट होती है। मल्टीप्लाई दिस फैक्टर एंड यू से कितने लार्ज नंबर ऑफ पायलट्स। और जैसे मैंने पहले बताया, क्योंकि पायलट्स रिटायर होते हैं, बहुत सारे पायलट 60 to 65 में जिनको एक्सटेंट पे रखा गया है। और जब नए हवाई जहाज आएंगे, मॉडर्न हवाई जहाज आएंगे, तो स्वाभाविक है कि वी विल नीड मोर एंड मोर पायलट्स। और यही नहीं है कि इंडिगो और एयर इंडिया के पायलट्स, दूसरी एयरलाइन में भी रिक्वायरमेंट की हुई है। क्योंकि इंडिया जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी, देखिए 3 फैक्टर्स का कन्वर्जेंस होता है। एयरपोर्ट्स, नए एयरपोर्ट बने जा रहे हैं, एयरलाइन नए हवाई जहाज लेके आ रही है, इकोनॉमी इज डूइंग वेल, सो मोर पीपल विल बी ट्रैवलिंग। तो ये बहुत रेयर होता है कि कन्वर्जेंस ऑफ 3 फैक्टर्स टेक प्लेस।
2004 2005 में हुआ था, अब दोबारा चल रहा है। तो जो भी बात है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स ग्रो, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट विल ग्रो एंड द पायलट्स रिक्वायरमेंट विल गो अप, एंड नो बेटर वे टू सी कि हमको ये जो रिक्वायरमेंट थी वो किस कॉन्टेक्स्ट में ली गई थी। अब वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो क्यों नहीं रिव्यू किया जाए। मेरा तो ये मानना है दिस कुड हैव बीन डन अवे विद 10-15 साल पहले भी, बट बेटर लेट देन नेवर, एज दे से। जी जी बिल्कुल। तो बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो नंबर हम भी देख रहे हैं उस हिसाब से भारत ने 1700 प्लेन्स के ऑर्डर दिए हुए हैं। हर साल जो है वो करीब 30,000 पायलट्स की डिमांड होती है, और अभी भी भारत में सिर्फ 6 से 7,000 पायलट ही हैं। तो वो बहुत बड़ा एक गैप है और उसको फुलफिल करना है। नाउ मंदार साहब, अब जो बच्चे देख रहे हैं, बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं, एक बाहर से जब देखते हैं तो बड़ा ग्लैमरस जॉब भी लगता है, लेकिन शायद उतना आसान भी नहीं होता। एक लंबी इसमें प्रोसेस है, जिधर आपको जीडीसी की एग्जाम भी पास करनी होती है, फिर फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग लेनी होती है। इनफैक्ट बहुत खर्चीला भी है। तो खर्चे पे बाद में आते हैं, पहले आपसे ये समझना चाहूंगा प्रोसेस क्या होती है, एक पायलट बनने की शुरुआत आप कहाँ से करते हैं, क्या क्या करना होता है? देखिए, बेसिक रिक्वायरमेंट तो अब जैसे चूंकि ये 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स हटने जा रहा है, तो लाइसेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो अभी तक थी 12th फिजिक्स मैथमेटिक्स विद 18 इयर्स ऑफ एज, और इसके साथ में डीजीसीए ने सिलेबस ऑलरेडी पब्लिश करके रखे हैं उनके वेबसाइट्स पे, और उसमें 200 घंटे की फ्लाइंग ट्रेनिंग है, जिसको हम जी आई थिंक थोड़ा सा कनेक्शन कैप्टन साहब का डाउन हुआ, उसको हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन जो अभी एक आंकड़ा बता रहे थे भार्गव साहब, उसी को मैं एक बार फिर से ग्राफिक के जरिए आपको दिखा रहा हूं कि एविएशन मार्केट इंडिया का कितना बड़ा हो रहा है। कंपनियों ने ऑलमोस्ट 2000 के आसपास, मतलब 1700 टू बी प्रिसाइज प्लेन्स के ऑर्डर दे रखे हैं। 15-20 साल में 30,000 पायलट्स हमको लगेंगे आगे, मतलब यहां से चलते हुए जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा। अभी भारत में हार्डली 6 से 7,000 पायलट्स ही हैं। आप सोचिए स्कोप कितना बड़ा। आई थिंक कनेक्ट हो गए हैं मंदार साहब, शायद नहीं। तो भार्गव साहब, अब एक थोड़ा सा जो सवाल है, मतलब ये सवाल मैं आगे लेता, लेकिन यहां पे पूछ रहा हूं कि ये जो एविएशन का हमारा सेक्टर है, ये ऐसे तो हमें दिख रहा है इतनी डिमांड है, इतना सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ये जैसे कहते हैं इसमें टर्बुलेंस भी आते रहते हैं। कभी कभी कोई अच्छी खासी एयरलाइन है, लेकिन पता चला कि किसी कारण से बंद हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी हम इंडिया में भी बहुत सारी कहानियां देख चुके हैं। तो क्या उस लिहाज से थोड़ा सा जर्की सा मामला रहता है ये जो पूरा करियर अगर इसको ले? नहीं, देखिए, आपको इतिहास समझना पड़ेगा कि पहले जब नई एयरलाइंस आई थी, दे वर ऑल ट्राइंग टू चेज पैसेंजर्स एट द एक्सपेंस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, कि हमको पैसेंजर अपना मार्केट शेयर बढ़ाना है। तो जब आपको मुनाफा नहीं होगा तो अब कब तक लॉस को सस्टेन करेंगे? तो कई एयरलाइन बंद हो गई। अब आपने देखा है हमारी सेक्टर में काफी स्टेबिलिटी आ गई है। इंडिगो हैज डीप पॉकेट्स, टाटाज, एयर इंडिया अंडर टाटाज आल्सो कैन सपोर्ट। तो बेशक दो एयरलाइन हो, और ये आकाशा एयरलाइन इज डूइंग वेल, तो अच्छी अच्छी एयरलाइन ये चलने वाली है, दे विल सस्टेन। अब हम बात कर रहे थे पायलट्स की। देखिए, अब इन्होंने, गवर्नमेंट ने आज रिस्ट्रिक्शन जैसे ये हटाते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको ज्यादा पायलट की रिक्वायरमेंट तो है। सवाल ये उठता है, डू वी हैव इनफ ट्रेनिंग स्कूल्स पायलट्स के? अभी भी बहुत सारे इंडिया के नवयुवक नवयुवतियां फॉरेन जाती हैं पायलट ट्रेनिंग लेने के लिए, क्योंकि इंडिया में फैसिलिटी नहीं है। और ये जो फैसिलिटी है, बहुत सारे ट्रेनिंग एकेडमी, तो आप जो बोल सकते हैं ना कि मतलब दे आर आल्सो स्कैम के बहुत क्लोज रहते हैं, वादा करते हैं, ज्यादा फीस लेते हैं, लेकिन ट्रेनिंग ठीक टाइम पे पूरी नहीं करते हैं, ये सब चीजों के। तो डीजीसीए विल आल्सो हैव टू लुक एट दीज एस्पेक्ट कि पायलट ट्रेनिंग एकेडमीज हैं, उनका सर्टिफिकेशन तो होता है, लेकिन उन पर मॉनिटरिंग की जाए कि अगर कोई बच्चा 30, 35, 40 लाख रुपया खर्चता है अपनी ट्रेनिंग के ऊपर में, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, और वो ऐसे स्टेज के ऊपर में ट्रेनिंग दी जाए कि कोई एयरलाइन अब आगे उनको ले सकती है जॉब के लिए। ये इस समय हमारे यहाँ पर नहीं है। आप बहुत सारी दर्द भरी कहानियां सुन सकते हैं पायलट्स की, जिन्होंने ट्रेनिंग की है, ज्वाइन की है, फॉरेन गए हैं, लेकिन आके उनको नौकरी नहीं मिली है। तो दूसरा चीज ये है कि कैसे हमारा सिलेबस फॉरेन से रह सकता है। बहुत सारी एयरलाइन अपने स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगती हैं, और कई पायलट्स हैं जो कि स्पेन जाते हैं, दूसरी कंट्री पे जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं, फिर कहते नहीं, हमको तो ये भी दोबारा करना पड़ता है।
तो हमारे को जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, इंडिया एक बड़ी मार्केट एमर्ज एविएशन मार्केट एमर्ज हो रही है, तो हमारे को ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी लेना चाहिए। विच आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया के अंदर में, वहां से कॉपी करें, इंप्लीमेंट कर दें। कोई दोबारा व्हील को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपको मालूम है कि हवाई जहाज ऑर्डर किए गए हैं, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है, ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, और जैसे मोदी जी काफी अक्सर बोलते हैं कि 74 एयरपोर्ट से हमारे 150 एयरपोर्ट हो गए, और एयरपोर्ट बढ़ते जाएंगे, आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, सेकेंड टीयर थर्ड टीयर सिटीज में भी बढ़ेंगे, सारे लोग हवाई जहाज आएंगे। तो जरूरी बात है पायलट्स अपना ऑल कंस्ट्रेंट्स विल हैव टू बी लुक्ड एट। पीस भी ना करें कि आज हमने साइंस की रिक्वायरमेंट को निकाल दिया तो चलिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। नहीं, हमारे पास पायलट ट्रेनिंग एकेडमीज कहाँ है, क्या रोल है, क्या सिलेबस है, कैसे करना है। अगर एक स्टूडेंट 1 जून को ज्वाइन करता है, तो अगर आपने बोला कि हम 90 दिन के अंदर में ये ट्रेनिंग पूरी कर देंगे, आर दे डूइंग इट? क्योंकि इन पायलट ट्रेनिंग एकेडमीज के पास में ट्रेनर हवाई जहाज नहीं है, क्योंकि जब आपको सीपीएल का लाइसेंस दिया जाता है, ट्रेनिंग पूरी जाती है, आपको कम से कम 50 घंटे इफ नॉट मोर फ्लाई करके ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आपके पास प्लेन ही नहीं है और आपके पास स्टूडेंट्स है, तो कैसे बारी आएगी? कई लोग हैं जो कि पायलट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, दे कॉल मी आप से, मिस्टर भार्गव देखिए कैसे हमारे को फंसा दिया इन्होंने यहाँ पर, एंड देन दे डोंट हैव ट्रेनिंग। तो ये डीजीसीए को इसके ऊपर भी थोड़ी स्ट्रिक्टनेस डालनी पड़ेगी कि पायलट ट्रेनिंग एकेडमीज आर सही कह रहे हैं सर कि अब अगर हमारी रिक्वायरमेंट इतनी बढ़ने वाली है, आपने उस मार्केट को स्कोप को भी बढ़ा दिया है, तो फिर वो स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, वो क्वालिटी आपको लानी पड़ेगी। आपको वो कॉम्पिटेंट पायलट बनाने के लिए उस तरह की ट्रेनिंग एकेडमीज के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा। एक छोटा ब्रेक लेते हैं।